Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And today we are doing chapter number 1, the solid state of class plus 2 chemistry. And in our today's video, we will discuss about finding out number of particles per unit cell, that is also called Z or rank of any cubic unit cell. Second topic is formula finding on the basis of position of constant particles. कांस्टेंट पार्टिकल की पोजीशन के बेस पर किसी कंपाउंड का फार्मूला फाइंड आउट करना. एंड द थर्ड वन इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स. सो आवर टुडेस फर्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल. फाइंडिंग ऑफ नंबर ऑफ constituent particles per unit cell. It can also be called number of atoms per unit cell, or it can also be called rank of cubic unit cell, and it is denoted by capital Z. अब किसी यूनिक सेल के लिए हमें कैपिटल Z की वैल्यू कैसे निकालनी है, इसके लिए क्या फार्मूला है? इसके लिए फार्मूला है हमारे पास. फार्मूला देखिएगा, फार्मूला क्या है? Z इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन. किसी कांस्टेंट पार्टिकल का उसकी पोजीशन के बेस पर जो कंट्रीब्यूशन है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स एक्चुअली प्रेजेंट एट दैट पोजीशन. उस पर्टिकुलर पोजीशन पे कितने कांस्टेंट पार्टिकल एक्चुअली प्रेजेंट है, प्लस सो ऑन. सो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल और नंबर ऑफ एटम्स per unit cell, or it is also called rank of any cubic unit cell. Now what is observed in a space lattice? किसी space lattice में a constant particle present at any corner is being shared by 8 यूनिट सेल्स. यदि कोई पार्टिकल कॉर्नर पे है तो वो 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर होगा. सो इसके बेस पर हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी कांस्टेंट पार्टिकल और प्रेजेंट एट कॉर्नर. सो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? ध्यान रखिएगा, 1 अपॉन नंबर ऑफ यूनिट सेल इन विच इट इज शेयर्ड. तो कितने यूनिट सेल के द्वारा शेयर है? 8, तो 1/8. सो ध्यान रखिएगा, यदि कोई पार्टिकल कॉर्नर पे पड़ा होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8. सेम वे से इन ए स्पेस लैटिस a constituent particle present at phase center is being shared by 2 unit cell. यदि कोई पार्टिकल फेज सेंटर में पड़ा है तो वो 2 यूनिट सेल के द्वारा शेयर हो रहा है. इट मींस इससे क्या पता चला? कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी constituent particle present at phase center वो कितना आएगा? 1 अपॉन नंबर ऑफ यूनिट सेल इनिशिएट. तो यहाँ क्या आएगा? 1/2. तो जो फेज सेंटर पे है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 1/2 है, और जो बॉडी सेंटर पे है, सॉरी जो कॉर्नर पे है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास? 1/8. नेक्स्ट, in a space lattice, a constituent particle
यहां सीपी जो मैं बता रहा हूं कांस्टेंट पार्टिकल है, प्रेजेंट एट एज सेंटर is being shared by 4 unit cells. So इस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा एज सेंटर वाले का? सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट एज सेंटर, उसका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा 1/4. नेक्स्ट, in a space lattice, a constituent particle present at body center is not being shared by any other unit cell. अब कोई पार्टिकल यदि बॉडी सेंटर में पड़ा है तो वो किसी भी यूनिट सेल के द्वारा शेयर नहीं होगा. सो ऐसे केस में कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, जो बॉडी सेंटर पे है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1/, इसमें कोई शेयर नहीं हो रहा तो इसका 1 ही आएगा. सो हमें ये 4 याद करने हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल. सो सबसे पहले याद करना है कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर. यदि कोई पार्टिकल कॉर्नर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8. यदि कोई पार्टिकल फेस सेंटर पे है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2. सेम बेसिक, यदि कोई पार्टिकल एज सेंटर पर प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1/4. और यदि कोई पार्टिकल बॉडी सेंटर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1. नेक्स्ट इज, ये तो हमें कंट्रीब्यूशन था. अब हम क्या करेंगे, हम z वैल्यू निकालेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल. फाइंडिंग ऑफ z वैल्यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल. अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल हैं, उन सब में हमें z वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल है. सबसे पहले यदि हम बात करें चले वी नो SCC, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था. SCC क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. एंड वी नो व्हाट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स. कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या है, सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट है. तो ऐसी यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, SCC, जिससे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक. तो अब हमें z वैल्यू निकालनी है, z for SCC. अब हम जानते हैं z निकालने का फार्मूला क्या है, आपके सामने आपने देखा. कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी कांस्टेंट पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन, कि कांस्टेंट पार्टिकल किस पोजीशन पे पड़ा है उसका कंट्रीब्यूशन, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल एक्चुअली प्रेजेंट एट दैट पोजीशन. उस यूनिट सेल में एक्चुअली उस पोजीशन पे पार्टिकल पड़े कितने हैं उससे मल्टीप्लाई. अब हम देख रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. हम जानते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल 8 कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, और कहां पे पड़े हैं एट ऑल द कॉर्नर. तो सबसे पहले कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या है 1/8 इनटू, अब कॉर्नर के ऊपर एक्चुअली कितने प्रेजेंट हैं. हम जानते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जितने भी कॉर्नर है हर जहां पर पार्टिकल है, तो टोटल 8 कॉर्नर है तो 8 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, तो 1/8 इनटू 8. सो ये 1/8 क्या है, दिस इज द कंट्रीब्यूशन. ये क्या हमारा कंट्रीब्यूशन, किसके बेस पर, पोजीशन के बेस पर, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर. और ये क्या है, 8 क्या चीज है यहां पर, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल एक्चुअली प्रेजेंट एट कॉर्नर. इसके अलावा और नहीं है तो इसलिए प्लस निशान कुछ नहीं आया है. तो 1/8 इंटू 8 जब इसे सोल्व करेंगे आंसर क्या आएगा 1. सो हमारा आंसर होगा 1. So in case of simple cubic unit cell, the value of z is 1. So आप बताएंगे z for simple cubic unit cell, इसका आंसर क्या है 1. नेक्स्ट सब हम लेते हैं
Z value for FCC. What is FCC? Face-centered cubic unit cell. In this case, constituent particles are present at all the corners. Corner पे present है, and one constant particle is present at each face center. अब हमें निकालना है Z वैल्यू, किसके लिए? FCC के लिए, Z for FCC. अब यहाँ पर कॉन्स्टेंट पार्टिकल दो डिफरेंट पोजीशन पे है, कॉर्नर पे भी है और फेस सेंटर पे भी, तो दोनों के हिसाब से निकालेंगे. सबसे पहले कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू टोटल कॉर्नर 8 है और हम देख रहे हैं 8 के 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट है एट ऑल द कॉर्नर, तो 1/8 इंटू 8 प्लस. अब दूसरी पोजीशन कौन सी है जहां पर पार्टिकल आ रहे हैं? दैट इज द फेस सेंटर, एंड वी नो कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट फेस सेंटर. फेस सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना है आपके सामने? यहाँ 1/2. तो यहाँ क्या करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1/2 इंटू टोटल फेस सेंटर कितने होते हैं? 6, और सभी फेस सेंटर पे है ईच फेस सेंटर, तो 6 से मल्टीप्लाई. अब इसे सोल्व करें, 1 + 3, आंसर क्या होगा? 4. तो FCC के लिए Z वैल्यू कितनी है? 4. थर्ड इज Z for BCC. अब BCC क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. In this case, one constant particle is present at each corner and one constant particle is present at body center. अब की बार दो डिफरेंट पोजीशन है, एक है कॉर्नर, दूसरी क्या है? बॉडी सेंटर. अब हमें Z निकालना है, Z for BCC. सबसे पहले हम जानते हैं वही, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8. टोटल कॉर्नर 8 होते हैं और हम जानते हैं वन कांस्टेंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, यानी कि आठों के आठों कॉर्नर में पार्टिकल पड़ा है, तो 1/8 इंटू 8 प्लस बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन. आप देखेंगे बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना है आपके सामने, ये कंट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर कितना है? 1. यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा. 1 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली प्रेजेंट एट दैट पोजीशन. तो हम देख रहे हैं बॉडी सेंटर में पड़े कितने हैं पार्टिकल, आपने देखा 1 कांस्टेंट पार्टिकल इज प्रेजेंट, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई. इसके अंदर हम कंट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल एक्चुअली प्रेजेंट से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और यदि एक से ज्यादा डिफरेंट लोकेशन में पड़े हैं तो प्लस करते जा रहे हैं. तो इसे सोल्व करा, 1 + 1, तो 1 + 1, आंसर इज 2. फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल द वैल्यू ऑफ Z इज 2. फोर्थ केस, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. अब इनकी एप्लीकेशन नहीं है. फॉर एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इन दिस केस the constituent particles are present at all the corners and one constant particle is present at each edge center. अब यहां भी दो लोकेशन है, एक है कॉर्नर, दूसरी क्या है? एज सेंटर. कॉर्नर पे प्रेजेंट है और दूसरा क्या है? एज सेंटर. तो Z वैल्यू फॉर एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, सबसे पहले कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू कॉर्नर पे पड़े कितने हैं? 8 प्लस एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन. आप देखिएगा एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास? ये रहा 1/4. 1/4 इंटू टोटल एज सेंटर कितने हैं? 12, और हर एज सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है, तो 12 से मल्टीप्लाई. तो 1 + 3, आंसर इज 4. नेक्स्ट है हमारे पास एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल.
Z फॉर एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम जानते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है क्या। दैट यूनिट सेल in which one constant particle is present at each corner and two constant particles are present at two end centers, इन्हें एंड सेंटर बोलते हैं और देर आल्सो कॉल्ड अल्टरनेट सेंटर्स। और हम जानते हैं किसी भी यूनिट सेल में टोटल 6 फेसेस हैं और में जो टॉप और बॉटम का फेस है उसे बोलते हैं एंड फेस और उनके सेंटर को बोलते हैं एंड सेंटर या अल्टरनेट सेंटर। एंड सेंटर वास्तव में क्या है, फेस सेंटर ही है। सो जेड वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जेड वैल्यू फॉर एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहां क्या है, 8 पार्टिकल कॉर्नर पे है तो 1/8 इंटू 8 प्लस 2 कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट 2 एंड सेंटर। अब एंड सेंटर है क्या, फेस सेंटर। हम जानते हैं फेस सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2। अब की बात टोटल फेसेस 6 है, लेकिन उन 6 में से सिर्फ 2 पोजीशन पे ही पार्टिकल है, 4 पोजीशन वेकेंट है। तो एक्चुअली पार्टिकल प्रेजेंट कितने हैं उस पोजीशन पे, 2। तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई, यदि 3 पार्टिकल प्रेजेंट होते तो 3 से मल्टीप्लाई होता। अब यहाँ 2 पार्टिकल प्रेजेंट है तो 2 से, तो इसे सोल्व करा तो आंसर क्या आएगा, 1 + 1 दैट इज 2। तो फॉर एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जेड वैल्यू इज 2। सो याद रखना है कि फॉर एससीसी जेड वैल्यू इज 1, फॉर एफसीसी जेड वैल्यू इज 4, फॉर बीसीसी जेड वैल्यू इज 2, फॉर एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जेड वैल्यू इज 4, and for end centered cubic unit cell z value is 2. So this is number of particles per unit cell finding, or this is also called rank of any cubic unit cell. अब हम करेंगे फार्मूला फाइंडिंग on the basis of position of constant particles. Next topic is formula finding on the basis of position of constant particles. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशन के बेस पर किसी कंपाउंड का फार्मूला फाइंड आउट करना। इसे मैं एक स्टेटमेंट से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ 3 elements P, Q and R. The atoms of P element are present at 3 face centers. The atoms of Q element are present at 7 edge centers, and atoms of R element are present at corner. Find out formula of compound. अब हम कैसे निकालेंगे इसका फार्मूला, तो सबसे पहले हमें देखना है कि कंपाउंड किन एलिमेंट से बना है। तो हमने देखा 3 एलिमेंट्स हैं, P, Q एंड R, उनसे बना। फिर हमें देखना है कि इन एलिमेंट्स के जो एटम है उनकी पोजीशन क्या है। P एलिमेंट्स के एटम 3 फेस सेंटर में प्रेजेंट हैं, Q एलिमेंट्स के एटम 7 एज सेंटर पर अवेलेबल हैं, एंड R एलिमेंट्स के एटम
एट कॉर्नर्स। अब आप यहाँ देखेंगे कॉर्नर में यहाँ ये नहीं बताया कि 2 कॉर्नर पे प्रेजेंट है या 3 पे प्रेजेंट है। जब भी ऐसा मेंशन ना है इसका मतलब एट ऑल द कॉर्नर्स, इसका मतलब वो सभी पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब हमें पूछा फाइंड आउट फार्मूला ऑफ कंपाउंड। बहुत सिंपल, हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे पी क्यू आर। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम एक रेशियो निकालेंगे, एटम्स ऑफ पी एलिमेंट रेशियो एटम्स ऑफ क्यू एलिमेंट रेशियो एटम्स ऑफ आर एलिमेंट। अब हमें देखना है कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल पी एलिमेंट हम देख रहे हैं, द एटम्स ऑफ पी एलिमेंट आर प्रेजेंट एट 3 फेज सेंटर। तो सबसे पहले पोजीशन कौन सी है, फेज सेंटर। तो हम जानते हैं फेज सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/2। तो यहाँ क्या आएगा, 1/2 इंटू। अब फेज सेंटर पे हमारे पास देखेंगे एक्चुअली कितने फेज सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है। तो आप देखिए 3 फेज सेंटर्स, इसमें टोटल 6 होते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 पे प्रेजेंट है। तो इसका हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो क्या होगा हमारे पास, 1/2 इंटू 3 रेशो। अब क्यू एलिमेंट, द एटम्स ऑफ क्यू एलिमेंट आर प्रेजेंट एट 7 एज सेंटर। अब हम देखेंगे सबसे पहले एज सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, दैट इज 1/4 इंटू टोटल एज सेंटर होते हैं 12, लेकिन यहां पर कितना वो प्रेजेंट है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में ये इट इज प्रेजेंट एट 7 एज सेंटर। तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 के बजाय, क्योंकि एक्चुअली 7 पे प्रेजेंट है, 5 पे है ही नहीं। प्लस नेक्स्ट एटम्स ऑफ आर एलिमेंट आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। अब यहाँ पर कॉर्नर बताया, सबसे पहले कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। अब यहाँ कुछ भी नहीं बता रहा था कि हाउ मेनी कॉर्नर्स। जब कुछ ना बता रहा था इसका मतलब एट ऑल द कॉर्नर्स। तो टोटल कॉर्नर 8 है, तो यहाँ 8 से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करेंगे। 1/2 इंटू 3 क्या होगा, 3/2 रेशो 7/4 रेशो 1/8 इंटू 8 1। अब हमें इसे सिंपल पे कन्वर्ट करना है, यानी कि इनके जो डिनोमिनेटर वाले प्लेस पर जो हमारे पास डिजिट्स है उन्हें खत्म करना है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4। सोल्व करेंगे, दिस इज 6 रेशो 7 रेशो 4। सो यह आ जाएगा हमारे पास 6 रेशो 7 रेशो 4। सो अब हमारे पास फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा। सबसे पहले एलिमेंट लिखे जाएंगे। हम जानते हैं एलिमेंट कौन से हैं, पी क्यू आर, थोड़ा स्पेस पे लिख देंगे। अब उनके नीचे राइट हैंड साइड सब्सक्रिप्ट वाले प्लेस पर हम उनके एटम लिखेंगे। ये आया हमारे पास 6। तो ये किसके एटम हैं, पी एलिमेंट के। किसके हैं, पी के। तो पी के नीचे आ जाएगा 6। अगला है क्यू। क्यू एलिमेंट्स के एटम कितने आए हमारे पास, 7। क्यू के एटम्स कितने हैं, 7। तो यहां पर क्यू के नीचे 7। नेक्स्ट आर एलिमेंट, आर एलिमेंट के एटम टोटल कितने आए यहाँ पर, इसके बाद 4, क्योंकि नीचे वाला छोड़ दिया जाता है। 6 रेशो 7 रेशो 4 नीचे वाला छोड़ दिया, तो यहाँ आर के नीचे क्या आएगा, 4। सो our formula compound is P6Q7R4. So this is the formula finding on the basis of position of constituent particles. This is our second topic. Next, the last topic of today's video is different types of crystal systems. अब क्या है हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम, ध्यान से समझिएगा। Different types of crystal systems. अब क्या है हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम। वी नो अबाउट ए यूनिट सेल, हमने यूनिट सेल बनाई थी। यह मैं दोबारा बना रहा हूं। In a cubic unit cell, there are 3 types of edge length, A, B, and C. And there are 3 types of angles, alpha, beta, and gamma. We know alpha angle is present between B and C, beta angle is present between C and A, and gamma angle is present between A and B. So,
अब हम ये जानते हैं इन एवरी यूनिट सेल these three as length A, B and C and these three angles alpha, beta and gamma. These three as length may or may not be equal to each other, and in the same way these three angles alpha, beta and gamma may or may not be equal to 90 degree. So on the basis of these relationship, so in relationship के base पर, on the basis of relationship between different edge lengths A, B and C and different axial angles alpha, beta and gamma, क्या है इनके रिलेशन के बेस पर? All the types of unit cells are divided into 7 crystal systems. जितनी भी टाइप की यूनिट सेल्स है, दे आर डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम्स. अब हम करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, उनके नेम क्या है, उनमें ए, बी और सी का रिलेशन क्या है, अल्फा, बीटा, गामा का क्या रिलेशन है और उनके एग्जांपल. सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम. We know on the basis of relationship between edge lengths A, B and C and axial angles alpha, beta and gamma, there are total 7 types of crystal systems. अब उनके नेम क्या है? सबसे पहले हम उनके नेम्स की तरफ आते हैं. इनके नेम को याद करने के लिए मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूं, उस सीक्वेंस को हमें ध्यान रखना है. सबसे पहले क्यूबिक, फिर याद रखना है 3 बार गोनल, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल. सबसे पहले क्यूबिक, फिर 3 बार गोनल, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल. फिफ्थ है ऑर्थोरोम्बिक, और उसके बाद 2 बार क्लिनिक. 2 बार क्लिनिक है, एक है मोनोक्लिनिक एंड द सेवंथ वन इज ट्राइक्लिनिक. ये इन क्रिस्टल सिस्टम को याद करने का एक सीक्वेंस है, आपने द्वारा बनाया गया सीक्वेंस है. सबसे पहले क्यूबिक, फिर 3 बार गोनल, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, फिर ऑर्थोरोम्बिक और फिर 2 बार क्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक. अब इनमें एज लेंथ का क्या रिलेशन है ए, बी और सी का? बहुत सिंपल. पहले 2 में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अगले 2 में ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अगले 3 में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी. याद रहेगा, पहले 2 में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अगले 2 में ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, और अगले 3 में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी. अब आती है हमारी एक्सेल एंगल्स की. इनके लिए रिलेशन याद रखिएगा. सबसे पहले वाले में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90. फिर हम एक छोड़ देंगे, ये छोड़ दिया, फिर दोबारा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, फिर एक छोड़ दिया जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, फिर एक छोड़ दिया जाएगा, और सबसे लास्ट वाले में अल्फा नॉट बीटा नॉट गामा एंड नॉट 90. ये याद रखना है. पहले में अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, फिर एक छोड़ देना है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, एक छोड़ देंगे, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, फिर एक छोड़ा, और सबसे लास्ट वाले पहुंच के अल्फा नॉट बीटा नॉट गामा नॉट 90. अब जो ये छोड़े हैं इन्हें फिलअप करेंगे. जब बात आती है ट्राइगोनल की, ध्यान रखिएगा, क्यूबिक के बाद ट्राइगोनल है, तो जो सेकंड वाले का रिलेशन फर्स्ट से है, सेकंड का रिलेशन फर्स्ट से है, तो फर्स्ट वाले में क्या आया है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90. अब सेकंड वाले में क्या होगा,
अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये तीनों आपस में तो इक्वल होंगे बट नॉट 90, इन 90 के इक्वल नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट और सेकंड का आपस में रिलेशन है कि फर्स्ट क्या था अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, और सेकंड वाले में क्या होगा अल्फा बीटा गामा आपस में तो इक्वल है बट नॉट 90। अब थर्ड और हम यदि देखिए फोर्थ का रिलेशन उसके नेम से जुड़ा है। हम जानते हैं फोर्थ में क्या नाम आ रहा है हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल में वन एंगल 120 डिग्री का एंगल होता है। तो यहां पर क्या होगा अल्फा इक्वल टू बीटा, ये दोनों तो 90 होंगे, और जो गामा एंगल है इट इज ऑफ 120 डिग्री। अब मोनोक्लिनिक का रिलेशन हेक्सागोनल से बनाया है। हेक्सागोनल में क्या है अल्फा बीटा 90 है, गामा 120। अब यहाँ पर अल्फा और गामा 90 है बट बीटा जो है इट इज नॉट इक्वल टू 90। तो ये हमारी टेबल बनी है। इस टेबल को याद करने के लिए सबसे पहले एक्सल एंगल्स का रिलेशन देखना है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 फर्स्ट वाले में, फिर ये छोड़ दिया थर्ड वाले में सेम अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, फिर फोर्थ छोड़ दिया फिफ्थ में सेम अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, और फिर सिक्स छोड़ दिया सेवंथ में क्या है यहाँ सारे इक्वल या नॉट इक्वल हो जाएगा अल्फा नोट बीटा नोट गामा नोट 90। अब बचा है सेकंड फोर्थ और सिक्स। सेकंड का रिलेशन फर्स्ट से जोड़ना है। फर्स्ट में अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 है, तो सेकंड में क्या होगा अल्फा बीटा गामा आपस में तो इक्वल होंगे बट नॉट 90। फोर्थ का रिलेशन उसके नाम से है। नेम में क्या है हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल मीन 120 डिग्री एंगल, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा 90 होगा, गामा क्या होगा 120। और छठे वाले में यहाँ पर इसका रिलेशन फोर से जोड़ेंगे, वहां अल्फा बीटा 90 था गामा 120, यहाँ पर अल्फा और गामा 90 होगा और बीटा नॉट इक्वल टू 90। सो दिस इज द रिलेशनशिप। अब हम करने जा रहे हैं एग्जांपल्स। सबसे पहला क्यूबिक है हमारे पास। क्यूबिक वाले में एग्जांपल जो है हमारे पास NaCl, KCl, ये सभी इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट ट्राइगोनल, इसका एग्जांपल है हमारे पास CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इवन क्वार्ट्ज, ये भी इसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास टेट्रागोनल में व्हाइट टिन, ये इसका एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हेक्सागोनल, इसमें ग्रेफाइट। एक और बता दें क्यूबिक का एग्जांपल डायमंड भी है, तो डायमंड जो है वो क्यूबिक का एग्जांपल है और ग्रेफाइट हेक्सागोनल का है। ऑर्थोरोम्बिक में नेम से इंडिकेट हो रहा है रोम्बिक, सो दिस इज रोम्बिक सल्फर। मोनोक्लिनिक में मोनोक्लिनिक सल्फर, सल्फर की दो टाइप्स हैं, हम बी ब्लॉक केल्विन चैप्टर में पढ़ेंगे, रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर। और लास्ट हमारे पास ट्राइक्लिनिक है। ट्राइक्लिनिक के अंदर हमारे पास एग्जांपल है CuSO4.5H2 कॉपर सल्फेट, और इसका एक पूरा एग्जांपल है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन हमारे पास दो मेथड से आता है। कई बार आते हैं व्हाट आर द 6 पैरामीटर्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, तो आपको ये बताना होता है इन द क्यूबिक यूनिट सेल A इक्वल टू B इक्वल टू C एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90। एक ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब आपको टेबल रन होगी तो आप बता सकते हैं इन द टेट्रागोनल यूनिट सेल A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, यहाँ पर A B और here B इक्वल है नॉट इक्वल टू C, एंड इन द हेक्सागोनल यूनिट सेल A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। In the cubic tetragonal unit cell, alpha beta gamma equal to 90, and in the hexagonal unit cell, alpha equal to beta equal to 90, but gamma is 120 degree। ऐसे आ सकता है। अब कई बार ये आ जाता है हमारे पास, हमें पैरामीटर्स देते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। मान लो हमें दिखा गया A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, देन दीज पैरामीटर्स बिलोंग टू विच क्रिस्टल सिस्टम। तो आपको ये देखना है कि क्रिस्टल किस क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करते हैं, तो आप बताएंगे दिस बिलोंग्स टू द ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। और कई बार आपके पास एग्जांपल के तौर पे आ जाता है, आपसे पूछा जाता है कि व्हाइट टिन हैज विच टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, तो आप बताएंगे व्हाइट टिन है इट हैज टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। और आपसे पूछे व्हाट आर देयर रिलेशनशिप बिटवीन द पैरामीटर्स, तो आप बताएंगे इन द टेट्रा व्हाइट टिन A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C
एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। सो इस टाइप से यहाँ पर इस टेबल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये टेबल को बहुत अच्छे से लर्न करना है। So this is all about our today's video. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.